जय हिंद। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो को ही इतना ज़्यादा प्यार दिया कि बिल्कुल ये चीज़ मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड था। और दूसरी बात, जब मैंने स्वयं अपना पहला वीडियो देखा तो मुझे कुछ कमियां नज़र आई उसमें। जैसे कि पहली कमी की हम बात करते हैं तो बोर्ड में प्रॉपर लाइटिंग सही नहीं थी। दूसरी कमी थी कि वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही थी। और तीसरी कमी, वॉइस और वीडियो थोड़ी थोड़ी आगे पीछे हो गई थी। तो इस वीडियो में मैं उन तीनों कमियों से ओवरकम करने का प्रयास मैंने किया है। सो आई होप कि अब आपको सारे लेक्चर्स बिना किसी बाधा के मिल पाए। और कुछ समय में मैं लाइव क्लास भी लेने का सोच रहा हूँ, बट यार उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करना होगा ना चैनल को, तो उसके बाद फिर हम लाइव भी जुड़ पाएंगे। चलिए खैर, वो सब बात की बात है। सबसे पहले पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि वैश्विक परिदृश्य में क्या ऐसी घटनाएं घटी, क्या ऐसा सिनेरियो बना जिसके कारण जो यूरोपीय शक्ति थे वो भारत की ओर आकृष्ट हुए। अभी हम उसका एक क्विक रिवीजन लेंगे। और रिवीजन लेने के बाद, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा होगा, पुर्तगालियों का भारत में आगमन, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, तो पुर्तगालियों के भारत में आगमन और भारत में फिर उनकी क्या नीतियां रही, किस तरह से उन्होंने अपनी कोठियां स्थापित की, इन सारी चीजों को हम एक डीप वे में देखने वाले हैं। तो आप बने रहिए। अगर आपको जानने की इच्छा है इन सब चीजों को तो आप बिल्कुल बने रहिए, आपको पर्याप्त नॉलेज मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए कल की क्लास की अगर हम बात करते हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट बनाने का प्रयास किया था भारतीय इतिहास के आधुनिक जो पार्ट है उसको पढ़ने के लिए, कि भाई आधुनिक भारत में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई, या विश्व स्तर पर ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई जो जिम्मेदार थी यूरोपियों को भारत की ओर लाने के लिए। और चलिए एक क्विक रिवीजन इसका अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये है हमारा भारत, और ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है अफ्रीका, है ना। तो हमने देखा था कि प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता के समय एक गुजरात में स्थल था जिसका नाम था लोथल। और यहाँ से उस समय की समकालीन सभ्यताएं, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सारी सभ्यताओं की जो वस्तुएं हैं, मूरे हैं, रत्न हैं, आदि चीजें प्राप्त हुई हैं। इनसे हम सीधा अनुमान ये लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में यूरोप का व्यापार भारत के साथ होता था। मध्यकालीन समय की अगर बात करते हैं तो मध्यकालीन समय में ये दो रास्ते हुआ करते थे। एक था ये अरब के रास्ते, अरबियन कंट्रीज के रास्ते, सीधा टर्की से होते हुए यूरोप। दूसरा था यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, इसको क्रॉस करते हुए डायरेक्ट यूरोप। तो इस तरह से जो व्यापार था वो अच्छे से चल रहा था। अब उसके बाद इन सारी चीजों में चेंज तब आता है जब सन 1453, ये बहुत इंपॉर्टेंट सन है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सन 1453। तो 1453 में होता है कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा, ये हमें ये चीज अभी बहुत काम आने वाला है। ये कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण। तो हम देखते हैं कि ये यूरोप में, ये तो अभी वर्तमान में देखें तो ये टर्की है और ये टर्की का ही पार्ट यूरोप में है। यहाँ पर ग्रीस जिसकी राजधानी एथेंस, ये सब चीजें तो हमने देख ली थी। तो यूरोप का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर एक बड़ा विशाल साम्राज्य था जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। कुछ कारणों की वजह से रोमन साम्राज्य जो है वो दो भागों में बंट जाता है। एक भाग होता है पश्चिमी रोम और दूसरा भाग होता है पूर्वी रोम। तो पूर्वी रोम की राजधानी होती है रोम, वर्तमान इटली। पश्चिमी रोम
उसकी राजधानी होती है पश्चिमी रोम, जिसको कहा जाता है बैजेंटाइन एम्पायर या बैजेंतिया साम्राज्य। इसकी राजधानी होती है कैस्टेंटिनोपल, या इसी को कहा जाता है कुस्तुनतुनिया। और ये विभाजन होता है इसी के कुछ समय पश्चात। यहाँ पर इसी समय एक छोटे साम्राज्य का उदय हो रहा था, जिसका नाम था उस्मानिया साम्राज्य। उस्मानिया चूंकि तुर्क के वासी थे, इसलिए ये तुर्की थे और ये ईसाई थे, है ना। तो इन उस्मानियों का जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य के साथ द्वंद्व होता है, तो इस संघर्ष में जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है अर्थात की राजधानी है अर्थात कुस्तुनतुनिया, इस पर आधिपत्य हो जाता है उस्मानियों का। और उस्मानियों के नियंत्रण से इतना ज्यादा उस्मानी फिर इस पर करारोपण कर देते हैं कि ये किसी भी दृष्टिकोण से व्यापारियों के लिए और आम जनता के लिए भी इकोनॉमिकल सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यहां से वस्तुएं यहां तक जा रही है और यहाँ पर इतना ज्यादा टैक्स ले लिया जाता था ना कि यहां तक पहुंचते तक के वो वस्तु इतनी महंगी हो जाती थी कि सामान्य लोग उसको अफोर्ड कर पाने में सक्षम नहीं थे। तो इसी कड़ी में क्या होता है, अब यूरोप वासियों को जरूरत पड़ती है एक नए मार्ग की, जिसके द्वारा वो भारत की खोज कर सके या भारत तक पहुंच सके। तो भारत तक पहुंचने के लिए उनको अब स्थल से तो कोई मार्ग है नहीं, तो अल्टीमेटली उनको जल मार्ग ही ढूंढना था। अब जल मार्ग ढूंढने के लिए संसाधन की बात करें तो उस समय यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था। पुनर्जागरण अर्थात लोग जो है तार्किक सोच वाले व्यक्ति हो रहे थे, बहुत लॉजिकली सोचने वाले व्यक्ति हो गए थे। हमने बात की थी पुनर्जागरण पे कि जैसे प्राचीन काल, तो प्राचीन काल में व्यवस्थाएं मानव केंद्रित होती थी, हर कार्य के लिए मानव स्वयं को जिम्मेदार समझता था। लेकिन वही मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल के आते आते सारी व्यवस्थाएं ईश्वर केंद्रित हो गई थी, सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल ईश्वर को मानने जाने लगा। और फिर जब आधुनिक काल आता है तो यही जो प्राचीन समय में मानव केंद्रित व्यवस्था थी, उस समय जो लिखे गए ग्रंथ थे, उन ग्रंथों का प्रचार प्रसार बढ़ता है और उसी के फलस्वरूप आधुनिक जो समय है वो भी मानव केंद्रित व्यवस्था की ओर अग्रसर होता है। और इन सब कारणों से यूरोप में पुनर्जागरण आता है, लोगों की सोच में तार्किकता आती है, नए नए खोज अनुसंधान आविष्कार होते हैं और इस तरह से यूरोपवासी संसाधन संपन्न हो जाते हैं कि वे जल मार्ग की खोज कर सके। तो इस तरह से सबसे पहले यहां से 1492 में निकलता है। यहाँ पे एक मिनट, जैसे आप देखें तो वैसे पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि ये देश है स्पेन। स्पेन से निकलते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में स्पेन से निकले और इनको आना था भारत, लेकिन ये जानकारी के अभाव में निकल गए उधर अमेरिका महाद्वीप, और इसीलिए अमेरिका के लिए जल मार्ग की खोज की जो श्रेय है वो दिया जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस को, सन 1492, याद रखिएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था पुर्तगाल के बारे में। अब यहां से हमारी आज की क्लास शुरू हो रही है, ये अभी तक का कल का रिवीजन था। पुर्तगाल यही स्पेन के बाजू में छोटा सा देश है, ज्यादा बड़ा देश नहीं है पुर्तगाल। पुर्तगाल के जो प्रिंस थे, प्रिंस हेनरी, तो प्रिंस हेनरी जो थे ना, इनकी समुद्री मार्गों की खोज में बहुत ज्यादा रुचि थी और इसी वजह से ही है कि ये इन सब कार्यों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देते थे, बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते थे इन कार्यों के लिए। और इसी का परिणाम ये था कि पुर्तगाल वासियों के पास इस अफ्रीका के तटीय क्षेत्र का, ऑलमोस्ट पूरे तटीय क्षेत्र का मैप बन चुका था। इसी क्रम में सन 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा इसकी खोज की जाती है इस एरिया। मतलब ये जगह तो पहले से ही विद्यमान है, इसकी खोज करने का मतलब है यहां से यहां तक के मार्ग की खोज करना। तो और उस जगह को जो बार्थोलोम्यू डियाज था उसने नाम दिया था केप ऑफ स्टॉर्म्स। केप ऑफ स्टॉर्म्स नाम दिया था क्योंकि यहाँ पर लहरें बहुत तेज होती थी,
इस वजह से बार्थोलोम्यू डियाज ने उसे कैप ऑफ स्टॉर्म्स नाम दे दिया था। लेकिन जब भारत की खोज के लिए ये निकलते हैं तो देखते हैं कि यहां तक का तो मैप इनके पास है, और यहीं पर आने के बाद इनको आगे का जो पथ है वो प्रदर्शित होता है, और इसी वजह से इसको नाम दे दिया गया बाद में केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी था, जो कि समुद्री मार्गों की खोज में अर्थात नेविगेशन में बहुत ज्यादा रुचि लेता था, और इसी वजह से इसको द नेविगेटर की संज्ञा दी जाती है। इसी क्रम में 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज नाम के एक व्यक्ति ने इस जगह की खोज की, अर्थात इस जगह तक के वो पहुंचा, और इस जगह को उसने नाम दिया कैप ऑफ स्टॉर्म्स। अब कैप ऑफ स्टॉर्म्स क्योंकि इनके लिए एक उत्तम आशा का जरिया बन गया, गुड होप का जरिया बन गया, इसलिए इसे उत्तम आशा अंतरिक्ष या कैप ऑफ गुड होप का नाम दिया गया। अब यहां तक का तो इनके पास फाइनली जो मैप है वो बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसी क्रम में एक मिनट, इसी क्रम में 1498 में वास्को डी गामा 1498 में 3 या 4 जहाजों का बेड़ा लेकर वास्को डी गामा जो है वो निकलता है पुर्तगाल से, और पुर्तगाल से ये इस मार्ग से आता है, और यहाँ तक का तो इनके पास मैप रहता है। उसके बाद ये तट को पकड़ के आगे बढ़ते हुए रहते हैं। तब यहीं पे मोजाम्बिक और केन्या, मोजाम्बिक व केन्या, तो ये जो मोजाम्बिक और केन्या वाली जगह होती है, यहां पर इसको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम अब्दुल मजीद या अब्दुल मनीद होता है। बेसिकली ये गुजरात का एक व्यापारी होता है, लेकिन ये अरबियों के साथ मिलकर व्यापार करता है, तो इसे इस मार्ग का ज्ञान होता है। तो इस अब्दुल मनीद या मजीद नाम के जो व्यक्ति होते हैं, उन्होंने इनको पथ प्रदर्शित किया कि भाई आप इस डायरेक्शन में जाइए सीधे सीधे, तो आपको भारत मिल जाएगा। और ठीक इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जो वास्को डी गामा का जहाजी बेड़ा था, वो इस रास्ते से ऐसे ऐसे यहाँ पर आता है और भारत पहुंच जाता है। अब जब ये भारत पहुंचता है, उस समय की अगर थोड़ी सी परिस्थिति पर हम विचार करते हैं, तो उस समय भारत में क्योंकि यूरोप से तो व्यापार हो नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर उस्मानियों का नियंत्रण था, इसलिए पूरे भारत के व्यापार पर अगर किसी विदेशी शक्ति का कब्जा था तो वो था अरबवासियों का। अरबवासी ही संपूर्ण भारत में विदेशी व्यापार को संपन्न करते थे उस समय। अब एक स्थिति ये आती है कि जब होता है ना कि जब किसी जगह पर सिर्फ एक दुकान हो, तो वो दुकानदार अपनी मनमानी करने लगता है, तो लोगों को मजबूरी में तो उससे काम लेना पड़ता है, उससे चीजें खरीदनी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं मन से वे नहीं चाहते कि सिर्फ एक ही दुकान हो, क्योंकि वो अपनी मनमानी करने लगता है। तो बस यही बात थी कि भारत के लोग तो नहीं चाहते थे कि सिर्फ अरबियों का यहाँ पर प्रभुत्व हो, लेकिन और कोई आ भी नहीं सकता था, इसलिए जो अरबी व्यापारी थे उनका यहाँ पर प्रभुत्व होता था। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहले जब यहाँ पर केरल में कालीकट बंदरगाह, अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये केरल के कालीकट बंदरगाह, केरल के कालीकट बंदरगाह पर जो वास्को डी गामा होते हैं उनका जहाजी बेड़ा आकर रुकता है, और उस समय यूरोप से किसी शक्ति का भारत आना एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। तो इसलिए यहाँ का राजा जो होता है जमोरिन इनका बहुत ज्यादा स्वागत करता है। उसके बाद ये कुछ समय रुकते हैं, उसके बाद यहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। तो जब ये यहाँ भारत आते हैं ना, तो इनका ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा रहता है। ये जो वास्को डी गामा जो आए रहते हैं भारत, इनका ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा ऑब्जर्वेशन होता है।
तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे अरबियों का प्रभुत्व तो है व्यापार में, लेकिन उनके पास नौसेना नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये स्थल पर भी किसी प्रकार की सेना नहीं रखते, अर्थात कुल मिलाकर ना तो इनके ये हथियार के का यूज करते, ना तो इनके पास नौसेना है। तो इस चीज को उसने ऑब्जर्व किया और उसके बाद फिर चला गया यहाँ से। और उसके बाद की घटना हमने कल पढ़ी थी कि जब ये जाता है तो इसको जमोरिन के द्वारा जो गिफ्ट में चीजें दी जाती है, कुछ मसाले हो गए और भारतीय वस्तुएं हो गई, इनको जाकर जब ये यूरोप में बेचता है तो एक हाहाकार समझ जाता है, क्योंकि इसकी पूरी यात्रा का 60 गुना ज्यादा पैसे में वो जो वस्तुएं रहती हैं वो बिकती हैं। तो इस तरह से संपूर्ण यूरोप में ये बात फैल जाती है और लोग बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाते हैं कि हम भी भारत जाएं, हम भी भारत जाएं, हम भी भारत से व्यापार करें। और ये क्या क्या फिर गतिविधियां होती हैं, ये हम आगे और कौन कौन से देश के लोग आए वो जब पढ़ेंगे ना तो उसमें कवर अप करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर पुर्तगालियों की बात करते हैं। तो इस तरह से घटनाएं हुई और वास्को डी गामा जो है वो वापस चले गए। अब वास्को डी गामा जब वहां से वापस जाते हैं ना, तो 1500 में आते हैं पेड्रो अल्बरेज। अब ये पेड्रो अल्बरेज कौन थे? तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि सन 1498 में जैसे ही वास्को डी गामा भारत आता है, भारत की खोज कर ली गई, ये बात पता चलती है, वैसे ही भारत से व्यापार के लिए 1498 में ही पुर्तगाल में एक कंपनी का गठन होता है जिसका नाम होता है एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया नाम की कंपनी का गठन होता है और इसी कंपनी की प्रेरणा से सन 1500 में पेड्रो अल्बरेज भारत आता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि पेड्रो अल्बरेज जब भारत आता है तो ये अपने साथ नौसेना लेकर भारत आता है। और नौसेना लेकर भारत जब आया ये, तो इसने क्या किया, यहाँ पर हिंद महासागर में धीरे 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 अपनी नौसेना को फैलाना शुरू किया। और नौसेना को फैलाना शुरू करने के बाद फिर इसने यहाँ के राजाओं से मिलना शुरू किया। अब जैसे ही वो यहाँ के राजाओं से मिलना शुरू करता है, इसी क्रम में ये सबसे पहले कोचीन के बाद कन्नौर के राजा से मिलता है, कोचीन के राजा से मिलता है, कन्नौर के राजा से मिलता है। और इनसे मिलने के बाद ना एक चीज तो समझ जाता है कि भाई ये जो भारत नाम का देश है, यहाँ पे जो अनेक राजा है ना, इनके बीच में बनती तो नहीं है। ये हमेशा एक दूसरे को गिराने के चक्कर में ही लगे हुए होते हैं, ना कि साथ मिलके आगे बढ़ने की स्थिति में होते हैं। क्योंकि जिस समय यूरोप में लोग शिक्षित हो रहे थे, एक तार्किकता का वहां पे विकास हो रहा था, उस समय भारत में क्या था? भारत में धर्म के नाम पर झगड़ा, जाति के नाम पर झगड़ा, ऊंच नीच का भेदभाव, ये सारी चीजें व्याप्त हो रही थी। तो बौद्धिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ये हमसे अगर प्रैक्टिकली देखें तो आगे थे। इसी क्रम में जब पेड्रो अल्बरेज देखता है कि भाई भारत के राजाओं के बीच तो आपस में मतभेद ज्यादा है, दोस्ती कम है, उसके बाद ये कोचीन और कन्नौर के राजा से मिलने के बाद धीरे धीरे अन्य और शासकों और व्यापारियों से मिलने की जब कोशिश करता है ना, तो अरब के व्यापारी उसका विरोध करने लगते हैं। अरब के व्यापारियों के विरोध के पीछे कारण यह होता है कि किसी का बसा बसाया दुकान है यार, अगर आप जाकर वही सेम प्रोडक्ट का दुकान उनके घर के सामने और उनके दुकान के सामने खोल दीजिए, तो सामने वाला का विरोध करना लाजमी है बिल्कुल। तो इसी तरह से अरबियों का यहाँ पर विरोध होता है, लेकिन अरबियों के विरोध को देखते हुए ना, चूंकि ये तो नौसेना लेकर आया था, सीधे उनके एक जहाज पर कब्जा करता है और भारत के राजाओं को बांट देता है कि ये लीजिए, ये आप मेरे तरफ से रखिए करके। तो इस तरह से कुछ घटनाएं होती हैं। फिर सन 1502 में वास्को डी गामा, 1502 में
वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। याद रखिएगा, इस समय तक के इनको भारत में व्यापार की तो अनुमति प्राप्त हो गई थी, लेकिन इनको कोठी स्थापित करने की या फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी। अब यहाँ पर कोठी या फैक्ट्री से तात्पर्य कोई चीज बनाने वाली फैक्ट्री से नहीं है, एक ऐसी जगह से है जिस जगह से अपने व्यापार का संपादन ये कर सके। तो तब तक के इनको कोठी बनाने की जो है अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी भारत से। लेकिन जब 1502 में वास्को डी गामा भारत आता है तो फिर ये उसी के लिए प्रयास करता है 1 साल तक के, और फाइनली 1503 में इनकी जो पहली कोठी होती है वो कोचीन में स्थापित हो जाती है। 1503 में इनकी पहली कोठी कोचीन में स्थापित होती है। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। तो कुल मिलाकर ये सारे घटनाक्रम को हमने देखा अभी तक के कि किस तरह से यूरोपीय भारत आए और किस तरह से धीरे धीरे अपनी नौसेना के माध्यम से भारत में अपना व्यापारिक प्रभुत्व कायम करने की कड़ी में अपना कदम आगे बढ़ाया। तो इस तरह से ये घटनाक्रम हमने देख लिया। अब जो बचे 3 पॉइंट्स हैं उसको हम लाइन से देखेंगे। तो अब दूसरा पॉइंट आता है उद्देश्य पे। तो ये भारत आए तो अभी तक के हमने देखा कि किस तरह से ये व्यापार करने के लिए भारत की ओर अग्रसित हुए थे। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ व्यापार करना ही इनका उद्देश्य था? तो नहीं, सिर्फ व्यापार के लिए ये इतने बड़े मार्ग की खोज करने के लिए इतने लालायित नहीं थे। इसके पीछे 1-2 और कारण हैं। तो पहला कारण इनका था व्यापार, जिसके बारे में अभी हमने सारे एस्पेक्ट जो थे उनको पढ़ लिया है। अब दूसरा कारण हम देखेंगे जो कि था धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण को देखने से पहले हमको इस चीज पे विचार करना होगा, हमने जो पहले पढ़ा हुआ है कि यहां पर था उस्मानिया सल्तनत का आधिपत्य और यहां पर था रोमन साम्राज्य यानी कि कुस्तुनतुनिया। जब कुस्तुनतुनिया पर 1453 में उस्मानियों का नियंत्रण हो जाता है, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, चूंकि ये उस्मानिया थे अर्थात ये तुर्की थे। अब तुर्की का सीधा सा मतलब आप लगा सकते हैं कि ये मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखते थे। अब ये मुस्लिम धर्म वाले जो थे इनका आधिपत्य यहाँ पर स्थापित हो गया, तो क्या यहाँ पर स्वतंत्र रूप से जो यहाँ के मूल निवासी थे ईसाई धर्म के लोग वे रह पाएंगे? नहीं, बिल्कुल यहाँ पर भी मुस्लिमों का कन्वर्जन शुरू हो गया। और इसी क्रम में अब ईसाई चाहते थे कि भाई यहाँ पर हमारा प्रभुत्व बरकरार रहे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ ना, यहीं पर एक चीज और याद रखिएगा, वर्तमान अभी करंट से रिलेट करके आप, कि ये जो कुस्तुनतुनिया है अर्थात वर्तमान इस्तांबुल जो है, यहाँ पर एक मस्जिद है जो कि बीच में पहले ईसाइयों का था, उसके बाद फिर मुस्लिमों का हुआ, अब फिर ईसाइयों का हो गया और फिर उसको मतलब ऐसे वो चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा। उसका नाम है हागिया सोफिया। हागिया सोफिया ये जो मजार है इसके बारे में आप याद रखिएगा, ये है इस्तांबुल में, अभी करंट का टॉपिक है ये। तो चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट कि यहाँ पर मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ गया, और मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के बढ़ने से यहाँ पर जो यूरोप वाला एरिया था इसमें ईसाइयों में कन्वर्जन होने लगा धीरे धीरे, और ईसाई अपने आप को सुरक्षित महसूस भी नहीं करने लगे। तो इसी क्रम में ये जो पुर्तगाली थे, ये कट्टर ईसाई थे, तो ये चाहने लगे भाई कि अब यहाँ तो हमारा नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मेन धर्म का जो एरिया है यहाँ पर उस्मानियों का कब्जा हो गया है। इसके साथ साथ इस पूरे यूरोप में जो इनका सबसे प्रमुख जो धार्मिक केंद्र था वो भी यही कुस्तुनतुनिया में था। ये जो हागिया सोफिया चर्च की मैं बात कर रहा हूँ, फिर हागिया सोफिया मस्जिद बन गया ये धीरे से। तो ये जो इस्तांबुल है यहाँ पर
इनका मेन धार्मिक स्थल था। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये विचार भी आने लगे कि भाई हम इस धर्म को मान रहे हैं, हमारे देवता को हम मान रहे हैं, ईसा मसीह को, लेकिन अगर दूसरे देश वालों ने आकर यहाँ आक्रमण किया तो हमारे देवता के रहते कैसे हम हार गए। कहीं ना कहीं ये विचार भी उनके मन में आने लगा और यही कारण था कि यहाँ पर धर्म जो है बहुत अस्त व्यस्त हो गया। तो फिर पुर्तगालियों ने सोचा कि कोई तो ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर जाकर फिर से हम अपना धीरे 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 करके प्रभुत्व स्थापित करें और वहां पर अपने धर्म को बढ़ाएं, धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो इस तरह से ये धार्मिक कारण था कि यूरोपीय भारत की ओर आकर्षित हुए। तीसरा राजनैतिक कारण था। अब ध्यान रखिएगा, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यह राजनीतिक कारण उनके भारत में आने के समय तक नहीं था, लेकिन जब भारत आए, भारत की वैभव संपदा को देखे और उसके बाद देखे कि यहाँ के राजा जो है ये नीचे साइड के बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजा नहीं थे। दूसरा, यहाँ पर शिक्षा उतनी ज्यादा नहीं थी, स्पेशली साउथ इंडिया की बात करें तो उस समय शिक्षा उतनी अच्छी यहाँ पर नहीं थी। नॉर्थ इंडिया में तो फिर भी उस समय बहुत अच्छी कंडीशन थी शिक्षा के मामले में, परंतु साउथ इंडिया में तो वो भी नहीं था। तीसरी चीज उन्होंने देखा कि यहाँ के राजाओं के बीच आपस में मतभेद बहुत ज्यादा रहते हैं, अर्थात एक दूसरे को गिराने के चक्कर में लगे हुए रहते हैं, ना कि दोनों मिलकर साथ उठने के। तो इस तरह से इन सारे कंडीशंस को देखते हुए कहीं ना कहीं इनके मन में ना एक मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एक विचार जरूर आ जाता है कि हाँ, भारत पर हम कब्जा कर सकते हैं। भारत के लोगों को बहलाना फुसलाना बहुत आसान है, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं यहाँ के, ये विचार भी इनके मन में आ गया। तो अल्टीमेटली ये एक राजनीतिक कारण भी माना जा सकता है। ठीक है, इस तरह से ये सारी घटनाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने इनका उद्देश्य भी देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख गवर्नर एवं उनके कार्य। ठीक है, तो देखिए प्रमुख गवर्नर एवं उनके कार्य। तो ये कंपनी जब गठित हो जाती है एस्तादो द इंडिया, तो उस समय कुछ जो प्रमुख लोग हैं उनको धीरे धीरे ये भेजती रहती है। इसी क्रम में हमने देखा कि सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया, उसके जस्ट जाने के बाद वहां पर कंपनी बनती है एस्तादो द इंडिया, और उसके बाद 1500 में आता है पेड्रो अल्बरेज, और 1502 में पुनः एक बार आता है वास्को डी गामा, और 1503 में कोचीन में फाइनली इनकी पहली कोठी जो है वो स्थापित हो जाती है। अब कंपनी के एक आधिकारिक तौर पर सबसे पहले गवर्नर जनरल आते हैं, गवर्नर आते हैं, जिनका नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्मेडा, ये इतना लंबा नाम याद करने में अगर दिक्कत हो तो आप सिर्फ अल्मेडा याद रखें, आपका प्रश्न यहीं से बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जब पहली बार भारत आते हैं तो ये अपने साथ निश्चित रूप से नौसेना लेकर आते हैं। ये नौसेना लेकर आते हैं अपने साथ, और इनके बारे में बस एक ही चीज आप लोगों को याद रखना है, और वो चीज है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी है, वो है इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी। हिंदी में इसे कहेंगे नीले जल की नीति। तो नीले जल की नीति से तात्पर्य कुछ इस तरह से है कि ये जब भारत आता है तो देखता है कि यहाँ पर वही सेम चीजें जो इनके पहले आने वाले लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि अरब के लोग यहाँ पर होते तो हैं, बट इनके पास ना तो सेना है और थोड़ी बहुत सेना इस समय, क्योंकि उस समय पेड्रो अल्वारेज ने इनके जहाज को लूट लिया था, है ना, तो थोड़ी बहुत सेना इन लोग रखने लगे थे, फिर भी इतनी सेना इनके पास नहीं थी कि ये पुर्तगालियों का मुकाबला कर सके। तो वो अपने साथ नौसेना लेकर आता है, और वो इधर व्यापार में बहुत ज्यादा ध्यान देने के बजाय वो ध्यान देता है कि किस तरह से मैं ये जो हिंद महासागर वाला एरिया, हिंद महासागर का ही भाग है ये अरब सागर, तो इस वाले एरिया में किस तरह से अपना जो प्रभुत्व है वो मैं स्थापित कर लूं, और इसे ही वो नाम देता है ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति। अब नीले जल की नीति के अंतर्गत
धीरे धीरे, और ये जो सोचता है उसमें चूंकि सक्षम होता है इसलिए कहीं ना कहीं सफल भी होता है। तो ये हिंद महासागर पर धीरे धीरे इस पूरे एरिया पर पुर्तगालियों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। अब देखेंगे कि इनके पास नौसेना में ऐसा क्या था, उसका कारण क्या था। तो वही सेम चीज, पुनर्जागरण के फलस्वरूप नए नए शोध अनुसंधान हुए, नए नए आविष्कार हुए, और उसके फलस्वरूप ये बहुत ज्यादा साधन संपन्न हो चुके थे, और इस वजह से ये यहाँ पर अपना जो प्रभुत्व है वो स्थापित करने में सक्षम हो गए। ठीक। और एक समय के बाद ना ये जो पूरा जो हिंद महासागर का एरिया था ये पुर्तगाली सागर के नाम से जाना जाने लगा। पुर्तगाली सागर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक। अब दूसरे जो हमारे आएंगे गवर्नर, देखिए यहां पर कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है ना। पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, लेकिन पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कई लोग क्या होता है, जब प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में आने वाले पहले पुर्तगाली कौन थे, तो अल्मेडा लगा के आ जाएंगे। पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, तो वास्को डी गामा लगा के आ जाएंगे। तो इसको बहुत क्लियर रखिएगा कि पहले व्यक्ति वास्को डी गामा, लेकिन पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब दूसरे नंबर के हमारे गवर्नर जो आते हैं, इनका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वो फ्रांसिस्को था, ये अल्फांसो है। अल्फांसो आम गोवा में जो मिलता है इन्हीं के नाम पर है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनको कहा जाता है भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि इन्होंने, इसके पहले जो आए थे उन्होंने जल पर ध्यान दिया और इन्होंने स्थल पर ध्यान दिया। धीरे धीरे इन्होंने एक राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाया, और किसी जगह को जीतकर वहां राजनीतिक जो अपना आधिपत्य है वो स्थापित करने के क्रम में इनका योगदान सबसे पहला था। इसलिए इनको जो है भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने सन 1510 में सबसे पहले जीता गोवा को। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को जीता। अब गोवा को इन्होंने जीता था उस समय तत्कालीन बीजापुर के सुल्तान से। अब ये बीजापुर के उस समय के तत्कालीन सुल्तान का नाम था यूसुफ अली आदिल शाह। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ अली आदिल शाह से जीता। इस तरह से ये जो गोवा था ना, ये 1510 में पुर्तगालियों के आधिपत्य में आया था, और उसके बाद इसे भारत में शामिल होने में समय लग गया 1961 तक का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे भारत का एकमात्र ऐसा स्थान जो सबसे ज्यादा समय तक विदेशी प्रभुत्व में रहा वो था गोवा, 1510 से 1961। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद 1511 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने मंडी मलक्का पर अपना अधिकार किया। मंडी मलक्का जल संधि आप लोगों ने नाम सुना होगा। मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया, ये दोनों देशों के बीच में जो जल संधि है ना, उसको कहा जाता है मलक्का जल संधि। तो वहां तक इसने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया, और
1511 के बाद 1515 में इसने हरमुंज को जीता। हरमुंज, अब ये हरमुंज कहाँ है? तो हरमुंज है ये फारस की खाड़ी में जो जल संधि है, हरमुंज की जल संधि, इसको इसने 1515 में जीत लिया। ठीक, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में ये दो चीजें याद रखेंगे आप। अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क की एक और नीति थी जो कुछ मायनों में सही थी, कुछ मायनों में गलत थी, तो वो थी इनकी विवाह नीति। विवाह नीति को कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनको तो अपने धर्म का प्रचार करना था, अपने धर्म का विस्तार करना था भारत के क्षेत्र में। तो विस्तार करने की दिशा में इन्होंने ये किया कि भाई यहाँ पर आते हैं और हम अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, और जनसंख्या हमारी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो धर्म है वो धीरे धीरे यहाँ के लोगों पर हावी होता जाएगा। तो इन्होंने कहा कि पुर्तगाली जो भी भारत आते थे उनको ये कहते थे कि जितनी ज्यादा संख्या में हो सके आप भारतीयों से विवाह कीजिए, भारतीय स्त्रियों से विवाह कीजिए और पुर्तगालियों की संख्या को वहां पर इंक्रीज कीजिए, बढ़ाइए। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो स्पेशली विधवाएं होती है ना, उनको आप टारगेट कीजिए और उनसे आप शादी कीजिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो विधवाएं थी, इसको एक अच्छे दृष्टिकोण से हम देखें ना तो उस समय विधवाओं की स्थिति भारत में उतनी अच्छी नहीं होती थी। उन्हें एक हेय की दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें एक जो होता है ना, एक बेचारी वाला जो भाव जो आता है, उस दृष्टि से उनको देखा जाता था। इसके साथ साथ उनका अगर कुछ शुभ कार्य है और वो सामने आ गई तो उनका सामने आना अशुभ माना जाता था। तो इस तरह की घटनाएं भारत में होती थी। और ऐसे समय में जब उन्होंने कहा कि जाइए और जो विधवाएं हैं उनसे भी शादी कीजिए, और विधवाओं को कहा कि आप आइए, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, ये भारतीय नहीं कर रहे हैं तो ये मत करें। तो ये एक अच्छा कदम भी था, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से गलत था, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से सही था। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इस तरह से इनकी संख्या में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। तो कुल मिलाकर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बहुत कुछ काम किया, कई जगहों को जीता, विवाह की पॉलिसी चलाई। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये भारत में यूरोपीय सत्ता के या पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक थे। अब तीसरे जो हमारे आते हैं, तीसरे गवर्नर, इनका नाम था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। तो ये नीनो डी कुन्हा जब भारत आते हैं ना, तो इनका 3 काम बेसिकली हमको याद रखना है। 1530, 1535 और 1559। 3 सन आप याद रखिए यहाँ पे, 1530, 1535, 1559। 30, 35, 59। 30 में इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया, पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। यहां पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इससे पहले इनकी राजधानी थी कोचीन। ठीक है, 1530 में गोवा को राजधानी बनाया किसने? नीनो डी कुन्हा ने, जो कि तीसरे नंबर का गवर्नर था भारत में, और जो इनकी पहले की राजधानी थी वो थी कोचीन। इसी क्रम में सन 1535 में ये जीतता है दीव को। दीव मतलब ये गुजरात के पास वाला एरिया यहाँ पर। और 1559 में जीतता है ये दमन को। 1530 गोवा को राजधानी बनाया, 1535 दीव को जीता, 1559 दमन को जीता। और ये 3 काम ही बेसिकली इसके याद रखने हैं, और यही 3 जो गवर्नर जनरल है वो आपको याद रखने हैं। यही 3 मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है रिलेवेंट भी है। एक और गवर्नर जनरल का नाम याद रखते हैं। तो एक और गवर्नर जनरल चौथा नंबर का था, उसका नाम था अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो डिसूजा। तो ये अल्फांसो डिसूजा था। इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज याद रखेंगे, इनके समय में एक संत थे, वो इनके समय में भारत आए थे। तो ये याद रखेंगे।
और इन्हीं के समय से जो भारत है उसमें जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है वो बहुत ज्यादा जोर पकड़ता है और एक चरम पर पहुंच जाता है। ठीक है, और इन संत का नाम था सेंट जेवियर। सेंट जेवियर, ठीक है। सेंट जेवियर आज भी आप देखते हैं कि सेंट जेवियर के नाम से बहुत सारे, लगभग हर बड़ी सिटी में एक स्कूल होता है सेंट जेवियर्स। तो अल्फांसो डिसूजा के ही कार्यकाल में ये भारत आए थे और इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में बहुत ज्यादा योगदान दिया। इसी के कारण इनको आज भी याद किया जाता है। तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो वैश्विक परिदृश्य देखा, उसके बाद पूरी घटनाक्रम देखी कि किन किन घटनाओं के कारण पुर्तगाली भारत आए और पुर्तगालियों के भारत आने के बाद कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से क्षेत्रों को इन्होंने जीता और क्या क्या किया, इन सारी चीजों को हमने देखा। उसके बाद हमने इनके उद्देश्यों पर विचार किया, व्यापारिक उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्य और राजनीतिक उद्देश्य। उसके बाद हमने प्रमुख गवर्नर जनरल और उनके कार्य भी देखे, जैसे सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा और उसके बाद लास्ट में अल्फांसो डिसूजा। ये चार हमने इनके गवर्नर जनरल जो मेन थे वो देख लिए। अब हमें जानना है कि कार्टेज पद्धति क्या होती है। ये पुर्तगालियों की ही एक पद्धति थी, कार्टेज पद्धति, जिसके बारे में हमको जानना है। तो ये कार्टेज और कुछ नहीं, बेसिकली एक टाइप का होता था ये परमिट होता था। चूंकि हिंद महासागर पर इनका प्रभुत्व था, इसलिए अगर इस एरिया से किसी को भी भारत में जाना है या भारत से बाहर जाना है इस एरिया से किसी को भी, तो इसके लिए इनको जो पुर्तगाली थे उनसे एक परमिट लेना पड़ता था और इसी पद्धति को कार्टेज पद्धति के नाम से जाना जाता था। अब ये परमिट क्या थी, तो जितना सामान होता था ना, उस सामान के बदले में, मतलब उस सामान के अनुपात में एक निश्चित मूल्य पर इनको एक परमिट दिया जाता था और उसी परमिट को दिखाकर ही ये वहां से आना जाना कर सकते थे। इस परमिट को ना लेने पर उनके जहाज लूट लिए जाते थे और परमिट ले लेने पर इनके जो जहाज होते थे इनकी सुरक्षा करना भी पुर्तगालियों की जिम्मेदारी होती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब चूंकि हम बात कर रहे हैं पुर्तगालियों के समय की, है, तो उस समय तक भारत में, उत्तर भारत में, दिल्ली में अगर देखें तो मुगल सल्तनत चल रही थी, है, मुगल सल्तनत का काल था। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुगल सम्राट जो अकबर थे वो भी पुर्तगालियों से कार्टेज लिया करते थे। अकबर का भी सामान अगर आता था या अकबर यहाँ से सामान को एक्सपोर्ट करता था तो इनसे कार्टेज लेता था। हालांकि ये उसके बदले में इनसे कोई पैसा नहीं लेते थे, पैसा नहीं लेते थे। तो अब आप कहेंगे कि मुगल सम्राट इनसे कार्टेज ले रहा है और बदले में ये पैसा भी नहीं ले रहा है, तो इसका क्या कारण होगा? तो इसका सीधा सा कारण ये था कि वो दिखाना चाहते थे पुर्तगाली कि देखिए हम इतने शक्तिशाली हैं, हम इतने सक्षम हैं और हमारा प्रभुत्व यहाँ पर इतना ज्यादा है कि यहाँ का जो सम्राट है, मुगल सम्राट, वो भी हमसे कार्टेज लेता है। तो एक दिखाने के तौर पे ये अकबर भी इनसे कार्टेज पद्धति लेने के लिए बाध्य था। ये बात हो गई। तो इस तरह से ये जो कार्टेज पद्धति थी इसकी बात हमने कर ली। अब अगर हम फाइनली बात करें एक अंतिम रूप से, तो इनके भारत में पतन के कारण, पुर्तगालियों के पतन के कारण, तो पहला कारण था धार्मिक असहिष्णुता। धार्मिक असहिष्णुता, पुर्तगाली धार्मिक रूप से असहिष्णु थे। बिल्कुल, हमने इतना सारा जो कुछ भी पढ़ा इसी से क्लियर होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ महत्व देते थे तो ईसाई धर्म को देते थे, जबकि वहीं पर बाकी धर्मों का ये अनादर करते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल से ये उतरने लगे और ये भी एक मोटे मोटा तौर पे देखें तो इनके जो पतन के कारणों में से एक था। दूसरी कारण की हम बात करते हैं। दूसरा कारण था
स्पेन का पुर्तगाल पर प्रभुत्व। स्पेन का पुर्तगाल पर प्रभुत्व। तो स्पेन का पुर्तगाल पर प्रभुत्व हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये कंट्री आपको दिख रही होगी, तो ये है स्पेन और ये उसके नीचे पुर्तगाल। तो इस स्पेन का पुर्तगाल पर जब प्रभुत्व हो जाता है तो कुल मिलाकर यहाँ पर सारी चीजें जो है वो स्पेनिश लोगों के हिसाब से चलने लगती है, और स्पेनिश लोगों के हिसाब से जब यहाँ पर चीजें चलने लगती है तो भारत पर उनका ध्यान कम हो जाता है, और ये भी भारत में एक उनका पतन का प्रमुख कारण रहा है। तीसरा कारण था अन्य बड़ी यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं हस्तक्षेप। अन्य बड़ी यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं इनका हस्तक्षेप। इसका सीधा सा मतलब हम ये लगा सकते हैं कि इसके बाद भारत में कौन कौन आए? ब्रिटिश आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, डेनमार्क वाले आए। तो इस तरह से ये जो सारी शक्तियां इस समय तक, क्योंकि चूंकि यहाँ पर अरबी थे और पुर्तगाली आए और अरबी उनसे कम शक्तिशाली थे, तो आराम से इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन अब जो शक्तियां आ रही हैं वो भी तो यूरोप से आ रही हैं। पुनर्जागरण का उनपे भी तो प्रभाव पड़ा है, वो भी तो साधन संपन्न हो गए हैं, वो भी तो शक्तिशाली हो गए हैं, उनके पास भी जो पर्याप्त हथियार हो गए हैं, नए नए तकनीकों का विकास हो गया है। तो कुल मिलाकर इनके पास टक्कर के लोग आने लगे और उनसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है कमजोर होने लगे, और इस तरह से ये भी एक उनके पतन का मुख्य कारण माना जाता है। इसी क्रम में 1961 में चूंकि मुंबई इनकी थी, है ना, तो 1961 में इन्होंने मुंबई को भी दे दिया था। अगर इनके कोठियों की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे जगहों पर तब तक इन्होंने अपनी कोठियां बना ली थी, जैसे सालसेट, मुंबई वाला एरिया, मुंबई, गोवा, दमन, दीव, उसके बाद हुगली, कोचीन, इन सारी जगहों पर ना, और भी बहुत सारी जगह थी, प्रमुख रूप से ये सारी जो जगह थी इन पर इनकी कोठियां थी। 1961 में आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह इनकी जो राजकुमारी कैथरीन थी, उनकी चार्ल्स सेकंड से, जो कि अंग्रेज होते हैं, विवाह होता है और इन लोग दहेज में 1961 में जो है मुंबई को अंग्रेजों को दे देते हैं। तो इस तरह से ये घटनाएं होती हैं, और ये सब बेसिकली मेन कारण थे जिनकी वजह से पुर्तगाली भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने में पूर्ण रूप से असफल हो जाते हैं। और किस क्रम में ये गए, फिर क्या हुआ, किनसे युद्ध हुआ, इन सारी चीजों को ना हम आगे जब और शक्तियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे तो उनके साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो आई होप इतनी सारी चीजें, मतलब पुर्तगालियों के बारे में A to Z मैंने बता दिया है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कहीं पे कुछ डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, उसका मैं अक्षर से आपको उत्तर देने का आश्वासन देता हूँ। और इसके साथ ही आपको कुछ चीजें अगर अच्छी ना लगी हो वीडियो में तो भी सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा शुरुआत है ना, तो आप लोग भी समझ सकते हैं। तो आप लोगों को अगर कहीं पे कुछ नई चीजें ऐड करनी होंगी या मेरे कुछ तरीके में कुछ बदलाव चाहते हो तो इसको भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। डेफिनेटली मैं उस पर एक्शन जरूर लूंगा। और उसके साथ साथ यार मेहनत जो है उसको वर्थफुल बनाइए थोड़ा सा, और बिल्कुल आप वीडियोस को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उसके साथ साथ आप स्वयं भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देख रहा हूँ मैं व्यूज तो बहुत ज्यादा आ जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स कम है ना। तो मतलब इसके पीछे कारण ये है कि मुझे फिर लाइव पढ़ाने का मौका मिलेगा ना, और आप लाइव मुझसे जुड़ पाएंगे। तो लाइव जब सेशन होता है ना तो उसमें पढ़ने का एक अलग फ्लो बनता है, एक अलग तरीका बनता है ना, और आपको भी उससे ज्यादा मजा आएगा। तो इसलिए वीडियोस को बहुत ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो बिल्कुल आप कर दीजिएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम सारी चीज घटनाओं को लाइन से पढ़ेंगे